When you finally resigned from the Aam Aadmi Party, did you feel betrayed by Arvind Kejriwal? No, I didn't feel betrayed because I and Arvind had a very different relationship before he formed the political party. And I was interacting with him and I was very impressed with him. I was really very, very impressed with him. लेकिन political party बनने के बाद I think the politics had appropriated him. He instead of, because he used to claim that he's in the politics to change politics, but instead politics changed because after quitting politics, after quitting Aam Aadmi Party, I had an offer from both the national political parties. BJP and Congress. They tried to engage me. They tried to engage me. They tried to gauge my mood whether I should go with them. इतनी सी बात थी कि हमें बीजेपी बीएसपी के बीच में गठबंधन की खबर मिली थी. मैं पत्रकार होने के नाते में बीएसपी मेरी बीट थी. मैंने उनकी बाइट ली, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ चला दिया. बट ये कांशीराम का असली चेहरा नहीं था. अरविंद में वो ताकत है कि वो चांद में छेद कर सकते. इतना सिंगल माइंडेड परस्यूट वाला आदमी मैंने अपनी जिंदगी. And that's why he reminds you of Prime Minister Modi. देखा, अगर मैं मोदी से मैं क्यों नफरत करूंगा? मोदी ने तो मेरी कोई गाय तो नहीं खोल रखी है, मेरे घर में कोई चोरी डकैती तो नहीं डाली है, मेरे घर में पत्थर तो नहीं फेंका है. तो मेरे लिए तो मनमोहन सिंह भी वैसे ही है, मेरे लिए नरेंद्र मोदी भी उसी तरीके से. जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी मेरे लिए उसी तरीके से थे. आशुतोष, आप जर्नलिस्ट थे, then you became an activist, then you became a politician, now you're a journalist again. तो काफी इंटरेस्टिंग लाइफ है. अगर मैं आपसे पूछूं, was journalism और is journalism more challenging or is politics more challenging, तो आप क्या कहेंगे? Politics is any day more challenging. Why? It's very challenging. क्योंकि एक तो you have to deal with people on a daily basis. यहाँ जर्नलिज्म में क्या है कि हम अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं या कहीं रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो हमारा मिनिमल कॉन्टैक्ट्स होता है. बट इन पॉलिटिक्स ऑन अ डेली बेसिस इफ यू आर एक्टिव, अगर आप घर में बैठे रहते हो तो बात अलग है. क्योंकि हम तो एक्टिव थे तो इसलिए डेली बेसिस पे आपको 100-200 लोगों से मिलना होता है. और वो 100-200 लोग जो होते हैं उनमें अब अलग तरीके के लोग होते हैं. कोई बहुत बहुत सुपर रिच है, कोई बहुत ही गरीब है, मजदूर है, उसके अपने अलग इश्यूज होते हैं, दूसरे के अलग तरीके के इश्यूज होते हैं. तो उनको डील करना, उनको सुनना, जिसमें आपको गालियां भी पड़ती हैं, जिसमें आपको आजकल तो जर्नलिस्ट को भी गालियां पड़ती हैं. जर्नलिस्ट को भी पड़ती है. बट ऐसा भी होता है कि जैसे जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज दिल्ली जब 2015 का पार्लियामेंट असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तो मैं दिल्ली यूनिट का प्रेसिडेंट था आम आदमी पार्टी का. अब जिसको टिकट नहीं मिला है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के 100 लोग आ गए. अब वो आपको घेर के बैठे हुए हैं, आपको गालियां भी पड़ रही हैं, आपको मुस्कुराना भी है, आप उनकी बातों को भी सुनना है. तो लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों को मैनेज करना, लोगों से एंगेजमेंट करना हमारे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है. और दूसरी बात क्या है कि लोगों के एम्बिशंस को हैंडल करना. क्योंकि जब आप कोई भी जो पॉलिटिक्स में होता है उसकी ख्वाहिश क्या होती है, या तो वो काउंसलर बने या एमएलए बने या एमपी बने या मिनिस्टर बने. अब इन चारों में से हर आदमी 5 साल इंतजार करता है. तो आप एक पोस्ट के लिए एक ही आदमी को टिकट दे सकते हैं, बाकी को तो नहीं दे सकते. तो जिसको नहीं मिलता है फिर वो अपना लाव लश्कर लेके आ जाता है, फिर वो आपको घिराव करता है और आपको उसको समझाना पड़ता है, उसको हैंडल करना पड़ता है, उसके गुस्से को पीना पड़ता है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आके रोने भी लगते हैं. एंड देन ऑल द टाइम यू हैव टू बी ऑन टोज. सो इट्स सफोकेटिंग. It's not suffocating. If you, I think it's very challenging but enjoying also. Because do you regret having joined politics? I don't regret. Only thing is that I was not cut off for the politics. I realized later, because politics you have to be very thick-skinned, very very thick-skinned. More than being a journalist? Yeah, more than very very thick-skinned. क्योंकि हम लोग के बारे में भी तो तरह तरह की बातें की जाती हैं. हम लोग शायद पत्रकारों को उस बात का अनुभव नहीं है, बिकॉज जिस तरीके की आपके बगल में बैठा हुआ आदमी whom you claim that he or she is your best friend, yes, वही पता चला कि आपकी जमीन काटने में लगा हुआ ऊपर से नीचे तक. बिकॉज जो मैंने कहा ना कि 5 साल में एक बार मौका मिलता लोगों का, तो हर आदमी उस एक मौके को गंवाना नहीं चाहता है. और पॉलिटिक्स इज सच मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, यू सी द वर्स्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. वर्स्ट ह्यूमन नेचर आप उससे कन्फ्रंट करते हैं. और उसमें बिकरिंग भी है, उसमें गाली गलौज भी है, उसमें बेट्रेयल भी है, उसमें बैकस्टैबिंग भी है.
तो पॉलिटिक्स जितनी हमको दिखाई पड़ती, जितना अच्छा लगता है कभी कभी पावर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इंटरेक्टिंग विद द पावरफुल पीपल, सो व्हाट यू आर बेसिकली डीलिंग विद पावर, बट जो नीचे की जो पॉलिटिक्स है वो इतनी गंदी है कि आदमी के स्वभाव का जो सबसे सबसे गलीच चेहरा होता, वो उसको आप कन्फ्रंट करते, उसको आपको हैंडल करना पड़ता। आपने एक वर्ड यूज किया, betrayal. You said there's betrayal in politics. There's also betrayal in politics. When you finally resigned from the Aam Aadmi Party, did you feel betrayed by Arvind Kejriwal? No, I didn't feel betrayed because I and Arvind had a very different relationship before he formed the political party. And I was interacting with him and I was very impressed with him. I was really very, very impressed with him. लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद आई थिंक द पॉलिटिक्स हैड appropriated him. He instead of, because he used to claim that he's in the politics to change politics, but instead politics changed him. So when the politics changed him, then the grammar of his politics also changed. And that disillusioned you? And that disillusioned me. Not me, there are many people, because I was in public sphere. I was known into the public domain. But there are hundreds of people who had quit their good MNC jobs and high salary jobs, and they joined. और वो बेचारे बहुत ही गरीबी में रहते थे. ऐसे बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी. वो सिर्फ मुझे तो लोगों ने देखा था, इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि मैंने छोड़ा. बट ऐसे बहुत सारे लोग थे जो डिसइल्यूजन थे, बिकॉज आफ्टर क्विटिंग पॉलिटिक्स, after quitting Aam Aadmi Party, I had an offer from both the national political parties. BJP and Congress? They tried to engage me. Achha. They tried to engage me. They tried to gauge my mood, whether I should go with them. आपने नहीं सोचा? नहीं. Then I in one of the cabinet minister, I told him that कि आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा कि I have quit politics. तो मेरा मुंह देखने लगा. बोला, कोई राजनीति भी छोड़ता है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं इसीलिए राजनीति मैंने छोड़ी क्योंकि मुझे पता चला कि मैं राजनीति के लिए शायद नहीं बना हूं, तो आई क्विट. अदरवाइज आई हैड एन ऑप्शन कि मैं कांग्रेस पे चला जाता या फिर बीजेपी में चला जाता या किसी और पार्टी में चला जाता. आई डिडंट डू दैट. एंड इन फैक्ट इट इज सो समटाइम वन गेट्स वेरी इमोशनल, बिकॉज व्हेन आई वाज क्विटिंग आम आदमी पार्टी, देन आई टोल्ड माय वाइफ एंड शी हैड बीन अ ग्रेट सपोर्ट. शी टोल्ड मी कि देख लो क्या करना है. मैंने कहा कि देखो, मैं अब उस निष्कर्ष से पहुंच गया कि हो सकता है ये पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद पूरी जिंदगी मेरे लिए एक एनोनिमिटी में बीत जाए, क्योंकि राजनीति जर्नलिज्म से पॉलिटिक्स में जाना और पॉलिटिक्स से फिर जर्नलिज्म में आना. डॉक्टर तो आराम से कर लेता है, इंजीनियर भी कर लेता है, सब कर लेते हैं, उनको लोग क्वेश्चन नहीं करते. जब मैं पॉलिटिक्स छोड़ के जर्नलिज्म में वापस लौटूंगा तो लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे. हाँ, और माय क्रेडिबिलिटी, मैं वही पूछने वाली थी कि जब आपने IBN छोड़ा और आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तब भी सवाल उठे कि डज दैट मीन यू वर नॉट ऑब्जेक्टिव, यू हैड अ लीनिंग. फिर आप जब जर्नलिज्म में वापस जाओगे तो सवाल तो उठेंगे. हालांकि यू आर नॉट द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी द लास्ट, एंड यू आर नॉट द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू कम बैक टू जर्नलिज्म. उसके भी उदाहरण हैं, मगर एटलीस्ट पीपल हु सर्व्ड इन गवर्नमेंट एंड देन एज एडवाइजर्स एंड सो ऑन एंड देन हैव कम बैक टू जर्नलिज्म. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? लुकिंग बैक, आपको लगता है कि पत्रकारों को राजनीति में आना चाहिए? नहीं, आना तो जरूर चाहिए, बिकॉज पॉलिटिक्स सिर्फ कुछ लोगों के लिए डोमेन का हिस्सा नहीं होना चाहिए. बट आई थिंक इट्स अ टफेस्ट करियर मूव फ्रॉम जर्नलिज्म टू पॉलिटिक्स. जर्नलिज्म टू पॉलिटिक्स एंड कमिंग बैक फ्रॉम पॉलिटिक्स टू जर्नलिज्म. क्योंकि जैसे MJ अकबर जैसे लोग थे, जब वो जर्नलिज्म में थे तो अपने पीक पर थे और हम सब लोग उनको यूं करके देखते थे, ऑ में थे, क्या MJ अकबर. बट MJ अकबर जब पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स कांग्रेस छोड़ने के बाद जब दोबारा वो जर्नलिज्म में आए, ही वॉज नॉट द सेम MJ अकबर. Right. He was so are you the same Ashutosh? I can't say because the people have to judge this. Yeah. जब उन्होंने एशियन एज लॉन्च किया तो as an editor of एशियन एज and editor of टेलीग्राफ, there was a hell lot of difference. मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था और MJ अकबर आए थे हमारे यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग तो उनको सिर्फ देखने के लिए गए थे, यूँ मतलब कि ये MJ अकबर है, अच्छा इतना बढ़िया लिखते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं. तो वो एक प्रॉब्लम जर्नलिज्म के साथ रहती है. आई थिंक द ओनली सेविंग ग्रेस फॉर मी वाज दैट कि पॉलिटिक्स में जाने के पहले किसी ने मेरी ईमानदारी को क्वेश्चन नहीं किया. पॉलिटिक्स में आने के बाद भी, जैसे मैं एक मिडिल क्लास लाइफ पहले भी लीड करता था, अभी भी मैं लीड कर रहा हूँ, वो एक सेविंग ग्रेस था शायद. लेकिन आरोप तो लगे मेरे ऊपर जी. और मैं अब बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जब मैं आम आदमी पार्टी में था तो पंजाब के एक किसी बीजेपी के किसी नेता ने आरोप लगाया कि आशुतोष और संजय सिंह ने मिलकर 6-6 करोड़ में टिकट बांट दिए
और जो टिकट तो बट गए, और यहाँ एक बड़े चैनल पे बाकायदा फुल फ्रेम में लगा आशुतोष ने टिकट बेचे 6 करोड़ रुपए में, इमेजिन समथिंग लाइक दैट। और मैंने उसको देखा, देखने के बाद मैंने सोचा कि इस चैनल का एडिटर तो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। तो मैंने बजाय उसको फोन करने के मैंने उसकी वाइफ को फोन किया। मैंने कहा यार अच्छा तुमको लगता है कि मैं 6 करोड़ रुपए में टिकट बेच सकता हूँ? तो बोला कहाँ देखा? मैंने कहा तुम्हारे पति के चैनल पे देखा है। तो बोला अभी मैं उसको ठीक करती हूँ। सो ये भी होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स वेरी थिक स्किन जॉब। यस, बट आई कुड कम बैक एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड मी एंड सत्य हिंदी एंड एंटायर टीम। वो इसलिए कि शायद लोगों को लगता था कि ये थोड़ा बहुत ईमानदार है। वो अब मैं कितना ईमानदार ये मैं जानता हूँ, बट ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी किसी को क्वेश्चन करना क्या लगता है? आज एक ट्वीट में किसी की भी क्रेडिबिलिटी आप चैलेंज कर। मैं आपको एक आई टेल यू अ फनी स्टोरी। आई रिमेंबर अरविंद केजरीवाल हैड जस्ट वन द दिल्ली इलेक्शन। हम बड़े धक्का मुक्के मार के उनसे मिलने गए, सर इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दो। नहीं इंटरव्यू नहीं, 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ। तो आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू अरविंद केजरीवाल और मैंने अपना फोन पकड़ा हुआ था ऐसे। सो समवन टुक सम फोटोग्राफ्स एंड आई केम। उन्होंने मेरे को 2-3 न्यूज पॉइंट दिए, मैं बाहर आई, मैंने कहा कि वो मिस्टर केजरीवाल डिडंट गिव एन इंटरव्यू, लेकिन उन्होंने ऐसे कहा ऐसे का। वो जो फोटो थी जिसमें मैंने फोन पकड़ा हुआ है उसको फोटोशॉप करके इट वाज मेड अ स्टैक ऑफ मनी, और वो हर जगह सर्कुलेट की गई कि बरखा गई, अरविंद केजरीवाल को मिले, उन्होंने उनको पैसे पकड़ाए, राइट। वो इतनी वायरल हुई कि वो किसी ने मुझे भी फॉरवर्ड कर दी व्हाट्सएप पे। नाउ आई मेड अ जोक ऑफ इट एंड आई ट्वीटेड इट एंड आई थैंकफुली हैड द ओरिजिनल। तो मैंने ओरिजिनल और फोटोशॉप लगा दी। बट माय पॉइंट इज इट डजंट टेक एनीथिंग टुडे to challenge somebody's integrity. मीडिया को जितनी गालियां आज पड़ती हैं मुझे नहीं लगता कि कभी पहले पड़ती थी। So are you really thick-skinned? आपको भी ट्रोलिंग होती होगी, आपको भी लोग कुछ ना कुछ कहते होंगे, रोज कहते होंगे। बिल्कुल, और मैं तो बल्कि बरखा आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। मुझे कभी कभी बड़ा डर लगता था क्योंकि जब 2014 के बाद से जब सरकार आई और जिस तरीके से आप लोगों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से बॉडी शेमिंग की गई, जिस तरीके की धमकियां मिलती थी, बहुत ही स्केरी था वो। और जब मैं देखता कि नहीं बरखा को, और खासतौर पर वो तमाम फीमेल जर्नलिस्ट जिन्होंने बहुत अच्छा किया था अपनी जिंदगी के अंदर, अपने करियर में बहुत अच्छा नाम कमाया था, बड़ी कम उम्र में नाम कमाया था, और उनमें से हर एक को टारगेट किया गया था और टारगेट करके उनकी पूरी इमेज को खत्म करने की कोशिश की गई थी। तो मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश की गई। तो मैंने एक स्ट्रेटजी जो शुरू से अपना रखी थी वो ये कि मैं सोशल मीडिया पे क्या लिखता हूँ, पहली बात तो मैं बहुत कम लिखता हूँ, दूसरा अगर मैं लिखता हूँ तो मैं इसमें पढ़ता ही नहीं कि लोग कैसे रिएक्ट। एग्जैक्टली, इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 10 years। आई रियलाइज इन 2013 जब चुनाव हो रहे थे कि सडनली मैंने देखा कि एक बाढ़ सी आ गई है, लोग खूब गालियां दे रहे हैं। तो मैं उसको पढ़ के फिर कई बार ऐसा होता था रातों को नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन में चला जाता था और लगता था यार मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि लोग मेरे को इतनी गालियां बक रहे, क्या कारण है। देन आई फिगर्ड इट आउट कि एक पेड सिंडिकेट है जो लोगों को टारगेट करता है और वो एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से है। सो तब से मैंने तय कर लिया कि मैं क्या लिखता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजकल तो हर पार्टी की ट्रोल आर्मीज हैं बाय द वे, तो मैं पढ़ता ही नहीं। मैं लिखने के बाद ट्विटर पे 4 लाइनें डालने के बाद मैं देखता ही नहीं कि लोग कैसे कर रहे हैं। तो इट डजंट मैटर वेदर यू आर ट्रोलिंग मी और नॉट ट्रोलिंग मी, डजंट मैटर। बल्कि लोग मुझे कभी-कभी देखिए आपके खिलाफ ऐसा चला तो मैं देख के मुस्कुरा देता हूँ। लेट्स गो बैक टू इंडिया अगेंस्ट करप्शन। एक और मैंने अपनी वाइफ को और अपनी सिस्टर को बोला कि नेवर एवर पुट योर पिक्चर्स विद मी। अच्छा, नेवर। मैंने कहा क्योंकि मेरे बहाने फिर तुमको टारगेट करेंगे और पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी तस्वीर लगा के तुम्हारी कैरेक्टर असैसिनेशन। बिल्कुल, दैट इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ अ सोशल मीडिया ड्रिवन एज। लेकिन आई वांट टू टेक यू बैक टू इंडिया अगेंस्ट करप्शन एंड अन्ना हजारे। अब कुछ हमारे व्यूअर्स इतने भी यंग होंगे कि दे डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट दिस वाज बिफोर देयर वाज आम आदमी पार्टी, देयर वाज इंडिया अगेंस्ट करप्शन। कांग्रेस के आखिरी कुछ साल थे एंड इंडिया अगेंस्ट करप्शन की स्टेज से अ लिस्ट ऑफ करप्ट वुड बी डिक्लेयर्ड डे आफ्टर डे। लुकिंग बैक, डू यू थिंक इट वाज अ फेयर मूवमेंट? क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट कैरेक्टर असैसिनेशन की, वो तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने भी की। अरविंद केजरीवाल ने जितने लोगों को करप्ट डिक्लेयर किया, आज वो उनके साथ पार्टनरशिप में है, बातचीत में है। डेफोमेशन केसेस के बाद उनको सॉरी बोलना पड़ा शायद एक केस में। यू ऑल्सो हैड टू अपोलोजाइज। व्हेन यू लुक बैक, डू यू बिलीव कि भावुक होके आप लोगों ने एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट किया विच wasn't fair to the people you were talking about?
Or was it fair to everybody? Did it follow the principles of justice? See, in retrospect, I think it was wrong. What part of it? क्या गलत था? ये जो बिना सबूत के किसी को की पब्लिक में इमेज वो करते हैं, और ये मैं शायद उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी, मुझे लगता था कि क्योंकि उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा माहौल था जी, और हम सब लोग एक तरीके के लगता था कि नहीं, करप्शन के खिलाफ तो लड़ना ही चाहिए हमको, और हमने बिना चीज़ों को वेरीफाई किए हुए कि इसमें सच्चाई है या नहीं सच्चाई है, हमने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी, और बाद में पता चला कि उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं था। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पार्टी ने, जब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी तो अरविंद केजरीवाल ने तो प्रणब मुखर्जी का भी फोटो लगा रखी थी, शरद पवार की भी फोटो लगा रखी थी। बाद में तो आपके पास कोई सबूत नहीं था, तो जाहिर सी बात माफ़ी मांगनी पड़ी। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिटिक्स में, जो मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स में आदमी का सबसे गंदा चेहरा दिखाई पड़ता है, पॉलिटिक्स में आधे से ज़्यादा जो आरोप होते हैं वो फर्जी होते हैं, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी, यस, और ये मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूं, क्योंकि लोगों को तो लगता है कि जो करप्ट है वो पकड़े ही नहीं जाते। हाँ, वो भी एक सच्चाई है, बट हर आरोप सच्चा हो ये जरूरी नहीं है। उनके प्रतिद्वंदी जो भी आरोप लगाते हैं अब, और उनको पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। आप देखो, आम आदमी पार्टी में सरकार बनने के बाद से 2015 के बाद से कम 2 दर्जन से ज्यादा एमएलएज होंगे जिनके ऊपर महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे, पैसे लेने के आरोप लगे, और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनमें से बहुतों को जानता था कि ये सारे आरोप फर्जी हैं, और अदालतों में वो कहीं स्टैंड नहीं किया। ज्यादातर लोगों को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उस वक्त ज्यादा लोग अरेस्ट हुए और उनके परिवार वाले बहुत परेशान हुए। एंड आई हैड सीन कि एक लड़का था जिसके ऊपर ये आरोप लगा था, मैंने नाम नहीं ले रहा हूँ, एक लड़का था जो एमएलए था, उसके ऊपर जब आरोप लगा तो पुलिस सुबह 7 बजे उसके घर पहुंच गई और उसको बेडरूम से खींचते हुए उसको लेके गई, एंड वो अपनी वाइफ के साथ उस वक्त सो रहा था। और वो इंसिडेंट इतना उसके बच्चे के ऊपर, जो 10 साल का बच्चा था, उसके ऊपर इतना बुरा असर डाला, वो बच्चा इतना परेशान हो गया कि वो चाकू लेके गली में दौड़ा था पुलिस के पीछे। जस्ट इमेजिन। और बाद में पता चला वो केस फर्जी था। तो पॉलिटिक्स में, इसीलिए मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स में बहुत गंदगी है। पॉलिटिक्स में अच्छाई भी है लेकिन गंदगी भी बहुत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर आरोप सही नहीं होता। अब मैं जब वापस लौटा हूं जर्नलिज्म में, तो मैं इस बात का जरूर ख्याल रखता हूं कि अगर आरोप की ऑथेंटिसिटी क्या है, हमारे पास कोई सबूत है या सबूत नहीं है, क्या हम प्राइमा फेसाई इस बात को लेकर कन्विंस्ड है कि इन आरोपों में दम है या हवा हवाई है। तो जो एक एसेंस थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, मतलब उसका इंटेंट वाज ऑनेस्ट, बट उसका जो मैनिफेस्टेशन था वो अब आपको गलत लगता है। आई थिंक यू आर राइट। बिल्कुल। दूसरी एक चर्चा होती रहती है, और उसका कोई रेजोल्यूशन, आपने भी इस पे लेख लिखे हैं, वाज इट बैक्ड बाय द आरएसएस? रामदेव वाज ऑन स्टेज, a lot of the crowd mobilization was seen to be from the RSS. In my view, that doesn't negate the movement. You had never said that it is a left wing or a right wing. But how do you look back at that? See, उसकी सोशियोलॉजी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि लीडरशिप किन लोगों के हाथ में थी। जो अन्ना के मूवमेंट की जो लीडरशिप थी, जो उसके कर्ता धर्ता लोग थे, वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग नहीं थे। उसमें प्रशांत भूषण थे, उसमें अरविंद केजरीवाल थे, और अरविंद केजरीवाल वाज द मेन मैन। ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट मूवमेंट। अन्ना वाज द फेस, बट अन्ना कुछ करते वर्ते नहीं थे। सारा मोबिलाइज करना, लोगों को इकट्ठा करना, स्लोगन्स बनाना, मैसेजिंग करना, कम्युनिकेट करना, सारा काम अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम करती थी। और अरविंद पे लोग बहुत सारे आरोप लगाते हैं, मैं भी अरविंद से मेरी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, मैंने एक इतने इंटरेक्शन में कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि वो आरएसएस की जुबान बोल रहे हैं या आरएसएस की तरीके से बात कर रहे हैं। आज उनके बारे में कहा जाता है दैट ही इज सॉफ्ट हिंदुत्व। वो पॉलिटिक्स की मजबूरी है, राजनीति की मजबूरी है। और दूसरा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हर ऑर्गेनाइजेशन की एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है। आम आदमी पार्टी की कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है, उनकी कोई लेगेसी नहीं है, और पॉलिटिक्स को लेके उनके अंदर जो समझ है वो 2 मिनट्स नूडल की समझ है कि वो 2 मिनट के अंदर हमको अगर फटाफट ये कहेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हमको फायदा मिल जाएगा। अब जैसे गुजरात चुनाव में आपने कहा कि करेंसी के ऊपर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दीजिए, आई एम श्योर इसको कोई भी समझदार आदमी कैसे ये कर सकता, कोई भी हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं कर सकता इसको, बट उन्होंने किया। उनको लगा अगर मैं ये कह दूंगा तो गुजरात का जो हिंदू वोटर मेरे पास आ जाएगा, या मेरे ऊपर जो मुसलमान होने का आरोप लग रहा मुस्लिम, वो नहीं होगा।
तो अब इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे इमेच्योर फैसले उन लोगों ने किए जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी क्रेडिबिलिटी को हुआ। लेकिन एक बात वो सच है कि उस मूवमेंट को में आरएसएस के लोग शामिल थे। बहुत सारे लोगों से जो मेरा इंटरेक्शन हुआ उसमें पता चला कि उसमें आरएसएस के लोग थे, लेकिन उसकी लीडरशिप आरएसएस के लोगों में नहीं थी। उसको आरएसएस के लोगों ने स्पॉन्सर नहीं किया था और वो आरएसएस का ब्रेन चाइल्ड भी नहीं था। आरएसएस की खास आदत क्या है कि अगर सरकार के खिलाफ अगर माहौल बन रहा है तो चाहे वो लेफ्ट का मूवमेंट हो या राइट का मूवमेंट है, उसमें घुस जाओ, उसको पेनिट्रेट करो और उसको अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। अन्ना के मूवमेंट को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल और मनीष की वजह से वो मैनिपुलेट नहीं हो पाया। कोशिश की गई थी। मैंने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया। श्री रविशंकर ने अचानक एक दिन कहा कि लाल किस आडवाणी से हम लोग मिलने चलते हैं, मेरी उनसे बातचीत हो गई है। देन प्रशांत भूषण भी उसमें तैयार हो गए थे। अरविंद ने कहा कम व्हाट में, आई विल नॉट गो एंड मीट हिम। तो दैट शोज हिज ऑनेस्टी ऑफ द पर्पस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बहुत जैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सारे लोग आरएसएस के लोगों ने किए थे। और बाद में बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लोग जो आरएसएस के, जो आम आदमी पार्टी में एमएलएज भी बने, उसमें से कुछ थे जो आरएसएस का बैकग्राउंड था। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनमें से एक ने जो बड़ी सीनियर पोजीशन पे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बड़े सख्त चाहते हुए कि आशुतोष जी आज मुझे गुरु दक्षिणा देना जाना है, तो मैं जाऊं क्या? तो चूंकि मैं आरएसएस को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, तो मैं इमीडिएटली समझ गया गुरु दक्षिणा का मतलब ये होता है साल में एक दिन आरएसएस का जो वॉलंटियर होता है वो गुरु दक्षिणा देने जाता है, थोड़ा सा जो भी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आज तो दे दीजिए, लेकिन आगे से ख्याल रखिएगा अब आप आम आदमी पार्टी में, आरएसएस में नहीं है अब आप। तो वो बड़े शर्माए बेचारे वो। तो पेनिट्रेट किया था, उसको पॉलिटिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी कांग्रेस पार्टी की इमेज को टारगेट करने के लिए, लेकिन वो आंदोलन आरएसएस का स्पॉन्सर्ड मूवमेंट नहीं था और उसकी लीडरशिप आरएसएस के पास। What for you was the breaking point with आम आदमी पार्टी? मतलब आपने वो किस दिन या किस वजह से एक तो आपने कहा politics is not for me, but obviously you said politics changed Arvind instead of Arvind being able to change politics. वो आपको वो दिन या वो वक्त याद है जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मेरे से ये नहीं होगा? हाँ, ये मैं घर पे था और अचानक टीवी में खबर चली कि चीफ सेक्रेटरी को पीट दिया गया है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को मारने की खबर मिली। तो मैं तो एकदम सुन्न रह गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो पहले तो मुझे उस खबर पे यकीन ही नहीं, बट आई डिडंट बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री अपने घर पे चीफ सेक्रेटरी को बुलाए और उसके बाद एमएलए उसको पीट दे। तो मैंने कहा ये खबर फ्रॉड है, फर्जी है। तो मैंने दूसरा चैनल फ्लिप किया, वहां भी मैंने देखा वो खबर चल रही है। तो मैंने फिर उस दिन मतलब मेरे पास अभी भी इस बात का कोई सबूत नहीं कि मारपिटाई हुई या मारपिटाई नहीं हुई, लेकिन मैंने कहा अगर ये खबर भी अगर चल रही है तो भी अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा हो कैसे सकता है। और मेरा मन कभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई चीफ सेक्रेटरी इस तरीके का कोई आरोप लगा सकता है। तो मेरा मन ये कहता था कि शायद ये खबर सही है, मेरा मन कहता, मेरे पास कोई सबूत नहीं था। उस दिन मेरे मन में आया कि नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जो मुझे मैं अभी भी दर्शकों के सामने कहना चाहता हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं कि मैं कह सकूं कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ने बुला के पिटवाया। ये मैं मानने को तैयार नहीं था। लेकिन मन का एक दूसरा कोना भी था जो कहता था कि ये कैसे हो सकता कि जो लोग राजनीति बदलने के लिए आए थे उनके बारे में ऐसी बातें कही जा रही। आई थिंक दैट वाज द डे which proved to be turning point. You and I told that in Arvind. And what did he say? नहीं, जब मैंने उसको ज्यादा बोला नहीं, पार्टी के दो लोगों से मैंने अपनी बातें, सबने कहा नहीं है कि ये खबर फर्जी है, बट मेरा मन नहीं मान रहा था। तो जब मैं छोड़ रहा था, जब मैंने, क्योंकि 3-4 महीने से बातचीत चल रही थी, तो मैंने आखिरी जो मेरी मीटिंग हुई थी अरविंद से, उसमें मैंने कहा था कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि चीफ सेक्रेटरी के साथ ऐसा हो सकता है। तो क्या बोले? तो उन्होंने कहा नहीं, ये खबर झूठ है। बट देन आई टोल्ड हिम इन एज मेनी वर्ड्स, मैंने कहा ना मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं उनके ऊपर आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ और ना मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। बट वो एक टर्निंग पॉइंट था जब मुझे लगा नहीं, ये तो ठीक बात नहीं। You were asked, आई थिंक आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, एंड यू वर टोल्ड बाय द पार्टी कि आप, जैसे आपका नाम है आशुतोष, और जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि आशुतोष व्हाट, तो मुझे तो एक्चुअली याद ही नहीं, ना मुझे मालूम है। सो यू नेवर यूज योर कास्ट नेम। लेकिन जब आप चुनाव लड़ने के लिए उतरे तो आपको आम आदमी पार्टी ने सलाह दी या इंस्ट्रक्ट किया दैट यू मस्ट यूज योर फुल नेम।
तो how did you feel about that? And I asked this in the context कि आतिशी मारलेना को लेकर भी ये कंट्रोवर्सी हुई थी. दरअसल ये मेरी गलती की वजह से ही क्यों? ये बात इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी जीती तो मैंने एक एनडीटीवी के लिए कॉलम लिखा था जी. उस कॉलम में मैंने इस बात का जिक्र किया था, उसको लोगों ने पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया. ओके. फैक्ट क्या है कि जब आई टेक लिटिल बिट टाइम टू एक्सप्लेन दिस. जब मैं जेएनयू में था और मंडल का आंदोलन चल रहा था, मंडल कमीशन लागू हुआ था और बहुत सारे एंटी मंडल आंदोलन चल रहा था, तो उन दिनों मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से कहा कि यार ये हम लोग अपना सरनेम हटा देते हैं. तो बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ ठीक है हम लोग का. तो मैंने कहा कल 11 बजे लाइब्रेरी में हम लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ हम लोग अनाउंस करेंगे कि अपना सरनेम हम नहीं यूज़ करेंगे. जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे सिर्फ मैं अकेले था और कोई नहीं था वहाँ पे. सो जेएनयू में पैम्फलेट लाने की एक परंपरा है. हाँ. तो मैंने कहा कि अब मैं तो अपना सरनेम ड्रॉप करूंगा. तो फिर मैं पैम्फलेट लेके आया, आशुतोष यस एंड गुप्ता नो करके पैम्फलेट आया, वो कोई नहीं. और तब से मैंने उन दिनों में पत्रकारिता में भी था, तो मैंने अपना सरनेम हटा दिया, सिर्फ आशुतोष के नाम से चलता रहा. जब मैं चुनाव लड़ने की ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, अब मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो मैंने कहा अब तो ये बहुत ही गलत होगा कि मैं अपना सरनेम आशुतोष गुप्ता पूरा लिखूँ इसमें. मैंने कहा दैट विल बी वेरी अनएथिकल. तो मैं बाकायदा मैं कोर्ट गया, कोर्ट में जाके मैंने अपना सरनेम ऑफिशियली ड्रॉप किया. ओके. ऑफिशियली ड्रॉप किया. एंड अगर कोई चाहेगा तो मैं उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा चुनाव के पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो सरनेम मैंने ड्रॉप कर दिया था अब वो पोस्टर पे आशुतोष गुप्ता चले. तो मैंने ऑफिशियली जाके ड्रॉप किया, और हालांकि उसकी वजह से मुझे बाद में सारे डॉक्यूमेंट में चेंज करना पड़ा. ऑफिशियली ड्रॉप किया. तो क्या हुआ कि मुझे तो पॉलिटिक्स का अंदाजा था नहीं. तो जब मैं कंटेस्ट कर रहा था तो हर 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जो पार्टी का एक नुमाइंदा था वो इंट्रोड्यूस करता था. तो जो पहली जो मीटिंग हो रही थी वहाँ पे जो सज्जन मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे, बहुत ही शैतानी पूर्वक, बहुत ही उस तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए ये तो है आशुतोष, और आप सब तो जानते हैं कि बड़े आदर्शवादी हैं, आइडियलिस्ट हैं, और इन्होंने अपना गुप्ता नाम ड्रॉप कर दिया. चालाकी. अब मैं वहाँ क्या कहता, वहाँ पे मैं क्या बोलता, नहीं मैं तो गुप्ता हूँ नहीं. फैक्ट तो था कि मैंने अपना सरनेम ड्रॉप किया. तो उन्होंने फैक्चुअली कुछ गलत नहीं कहा था. But they found a way to bring your caste name in. But इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि चांदनी चौक में बहुत सारे बनिए रहते हैं, बहुत सारे अग्रवाल बनिए बंसल रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बात मैंने अपने आर्टिकल में लिखी जी. नहीं, अन्यथा किसी को पता नहीं. और जब मैंने उसको लिखा तो उसके बाद जो हमारे जो तमाम विरोधी लोग थे उन्होंने उसका इस्तेमाल किया कि आप तो अपनी जात का इस्तेमाल करते. तो मैंने कभी अपने किसी भी स्पीच में मैंने कहीं अपने सरनेम का जिक्र नहीं किया. बयान यहाँ तक कि मेरे जो 20-20, 25-25 साल के दोस्त, उनको भी मेरा सरनेम नहीं पता था. But then that's how the politics. And did you accept that as a reality of politics कि भाई ये तो करना पड़ता है, कुछ चीजें करनी पड़ती है. That also. उसके बाद भी मैंने कभी You didn't use never it. You so said I found it very funny जब आतिशी मारलेना का हुआ, then I found it very funny. हाँ, funny in what way? Funny in the sense कि you are known as a आतिशी मारलेना. Why you need to have Atishi Singh now? Yes. That means. And Marlena is Marx Lenin. Marx and Lenin. हाँ. So तब मुझसे जब लोगों ने पूछा तो मैंने बहुत ही बचा के मैंने कमेंट किया था. बट मुझे लगा कि यही ऐसी ही पॉलिटिक्स होती है. पॉलिटिक्स ऐसी धीरे धीरे आपको अपना गुलाम बना लेती है, अप्रोप्रिएट कर लेती कि मैंने अपना सरनेम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पब्लिक को पता चल गया मेरा सरनेम क्या है. आतिशी को अपना सरनेम बदलना पड़ गया. That's what the politics is all about. So you said politics changed Arvind. How was he and how did you see him change? Or how have you seen him change? I think he was a very innocent person. जब मैं उनसे मिला और उनका जो इनोसेंस था वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, क्योंकि एट अ वेरी यंग एज, बिकॉज ही इज अचीवर. बहुत कम उम्र में वो आईटी खड़गपुर पास कर गए, फिर IAS एलाइड सर्विसेज में IRS सर्विसेज में आ गए. 33-35 साल की उम्र में उनको मैक्सेस अवार्ड भी मिल गया. और जितनी बार मिलता तो मुझे लगता था ये आदमी तो बहुत ही हम्बल है, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे, जबकि उनकी वाइफ IRS थी. तो आई ऑलवेज फाउंड हिम very very humble and very very innocent, a very innocent person. पॉलिटिक्स ने धीरे धीरे जब अरविंद को अनफोल्ड किया तो दैट अरविंद और किसी दूसरे पॉलिटिशियन में मुझे ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं पड़ा.
And then I realized that he is the ambition is probably his fatal flaw in his personality. And he wants to win at any cost. कि मैं किसी भी मुझे जीत हासिल करनी है, मुझे जीत ही उनको हार बर्दाश्त नहीं एक तरीके से मैं. And that way I find a lot of similarities between him and Mr. Modi, minus the Hindutva and the RSS ideology. Both of them are a very passionate, very driven individuals, very driven individuals, probably very self-centric in that sense, and they don't want to accept defeat come what may. क्योंकि पंजाब चुनाव के बाद जब हार हुई थी पहली बार तो वो हार तो उसके बाद वो पार्लियामेंट के चुनाव भी गए थे बुरी तरीके से, दिल्ली में सारी सीट. पंजाब ने दरअसल आई थिंक पंजाब वाज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर, कि जब सब लोग कह रहे थे हम जीत सकते हैं, जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं, तो हम कैसे हार गए. तो वो भी हमारे ख्याल से उनकी पर्सनैलिटी में एक प्रॉब्लम वहाँ से भी क्रिएट हुई कि जीतना है कम वोट में, और अगर पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना है तो वो सब चीज़ हमें करना पड़ेगा जो पॉलिटिक्स हमसे करवाती है. So you think he became like every other politician, or is he still a unique politician? Unique, how will you define unique? I think it's like anybody. It's like Aam Aadmi Party is like any other political party, and Arvind Kejriwal is like any other politician. मैंने उनको एक बार पूछा कि आज के दिन, अभी रिसेंटली पूछा कि if you had to describe yourself, who is Arvind Kejriwal? तो उन्होंने कहा मैं कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त. Would you generally agree with this self-appraisal? क्या बोलूं मैं इस पे, मतलब मैं. आप क्या दोस्त हैं अभी भी अरविंद के साथ? दोस्ती है? नहीं, दोस्ती का सेंस कि मैंने कभी पर्सनली उनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की. हम दोस्त थे, लेकिन जब से हमने छोड़ा है तब से हमारे उनके बीच में किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है. मैंने भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की. ये बात ज़रूर है कि जब पैंडेमिक हुआ था तो जब मुझे ये खबर मिली कि उनकी तबीयत उनको हुआ है, कोविड हुआ है, तब जरूर मैंने उनको फ़ोन करने की कोशिश की, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था. फिर मैंने उनकी वाइफ को फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया. बट बाद में उनकी वाइफ का मेरे पास मैसेज आया कि वी आर इन आइसोलेशन वार्ड्स, सो वी कुडंट टेक योर कॉल राइट नाउ बिकॉज देयर इज अ ब्रीदिंग इश्यूज. दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन आई कॉन्टैक्टेड देम, एंड मे बी उनकी तरफ से भी कोई इस तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं हुआ. हाँ, बट हम दोस्त थे, तो मुझे उसमें किसी तरीके का कोई रिग्रेट नहीं, किसी तरीके का कोई गिला शिकवा नहीं है. मैंने अपना रास्ता चूज़ किया, उन्होंने अपना रास्ता चूज़ किया. और वो तो जिसे कहते हैं ना, वो अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा था ना कि वो तो राजा है, हम तो रंक है. तो अब मेरी तरफ से क्या कुछ करने का कोई मतलब नहीं है. बट यस, अभी भी मैं ये कहता हूँ कि वो बहुत संभावनाएं उनके अंदर थी, बहुत 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 संभावनाएं थी. मैं कभी कभी कहता हूँ कि वो एक ही इज अ जीनियस इन सर्टन सेंस. ही इज अ जीनियस. अगर उनको एक काम मिल जाए कि चांद में मुझे छेद करना है, तो अगर अरविंद को लग जाए कि अरविंद में वो ताकत है कि वो चांद में छेद कर सकते, इतना सिंगल माइंडेड परस्यूट वाला आदमी मैंने अपनी जिंदगी में. एंड दैट्स व्हाई ही रिमाइंड्स यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी in a way. But he is a genius in terms of single minded. अगर उनको एक प्रोजेक्ट दे दीजिए जी, कि अगर मान लीजिए कि उनको कुछ भी नहीं मालूम है, मान लीजिए कि महात्मा गांधी के बारे में उनको एक शब्द नहीं पता है, लेकिन 3 दिन के बाद उनको एग्जाम देना है और उनको किताब प्रोवाइड कर दीजिए, तो आई एम डेड श्योर वो 3 दिन के अंदर वो इतना पढ़ लेंगे कि वो टॉपर हो जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा 3 दिन पहले. तो जो सिंगल माइंडेड जो परस्यूट है, I think that is an asset, and then supported by never say die attitude. आपने कहा आपने अपना रास्ता चुना, you came back to media. Let's talk about the state of media. अब मीडिया में जो मुझे नजर आता है, मे बी यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि टेलीविजन तो एक तरह से जो हम जर्नलिज्म समझते वो तो अब रहा नहीं. But if you generally look at our media is polarized just like our politics. भाई कि आप इस साइड है कि इस साइड है. तो जो लोग कोई साइड, जो इश्यू पे ठीक है आप साइड लीजिए, लेकिन जो किसी विंग में ना जाना चाहे, उनका क्या फ्यूचर है जर्नलिज्म में? अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में उनके लिए बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज क्योंकि जो सिर्फ जर्नलिज्म नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी पोलराइज्ड हो गई. फैमिलीज पोलराइज्ड हो चुकी, ब्रदर्स में डिवीजन हो गया है.
और मुझसे बेहतर कौन जानता है कि मेरे अपने घर में बहुत क्लियर डिवाइडिंग लाइंस हैं, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग मोदी क्रिटिक्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मोदी सपोर्टर हैं। इन योर ओन फैमिली? In my own family, my own brother, I written in my book, जो मैंने लिखा था कि because in fact I started from there. But did your relationship get impacted? It did up to certain extent. जैसे आज आप पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट जो है वो पर्सनल आर्ग्यूमेंट भी बन जाती है? हमने अवॉइड किया बिकॉज क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था, तो एक दो बार के बाद फिर आई रियलाइज कि देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग दिस, क्योंकि उससे हमारे आपस के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे और परिवार में बदअमनी भी होगी, और फिर बच्चे भी हैं तो उनको बीच भी गलत मैसेज जाएगा। और आपको ये नहीं लगता कि अगर आप ट्रूली डेमोक्रेटिक हैं तो यू हैव टू बी एबल टू एक्सेप्ट अनदर पर्सन्स फ्री पॉलिटिकल चॉइस? Of course. I always believe that those who believe and those who think that RSS should be boycotted, I never approve that. And अभी भी RSS से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ। हम मजाक भी करते हैं और एक दूसरे को गालियां भी देते हैं। पर ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ। जैसे हम लोग जब बच्चे थे तो बच्चे मीनिंग यंगर, तो आप किसी अंकल आंटी के घर चले जाते थे अपनी कॉलोनी में, वो आपसे कोई डिबेट करते थे, आपको लगता था उनके कितने पुराने आइडियाज हैं, देन यू वुड आर्ग्यू, देन वो एंड में कहते थे अच्छा बच्चा समोसा खा के जाओ, चाय पी के जाओ। सो आई फील लाइक दैट स्पिरिट इज लॉस्ट एंड देयर इज अ डीप कैंसल कल्चर एंड देयर इज अ डीप कैंपवादी सॉर्ट ऑफ माहौल। तो जब आपने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया, सत्य हिंदी शुरू किया, तो आपने, मैं जिसको कहती हूँ ना कि हम यहाँ हमारे पत्रकार या चमचा है या मोर्चा है, तो आपने अपने लिए क्या एक डेफिनेशन चूज की है टू डिफाइन योर जर्नलिज्म इन टुडेज एनवायरनमेंट? मैं शुरू से एक चीज मानता था कि जर्नलिस्ट का मतलब होता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट, बिकॉज वी हैव एन एडवर्सरियल रोल But anti all power, not only anti some power. No, it's not about anti Modi or anti Rahul Gandhi. Exactly. Because जिन्होंने मुझे IBN7, मैं तो IBN7 में 8 साल तक मैनेजिंग एडिटर था जी, और पूरा चैनल हमने चलाया है। और वो दौर था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्योंकि मैंने 2006 में IBN7 ज्वाइन किया था। अगर जिन लोगों ने मेरी उस वक्त की डिबेट देखी है या जो उन्होंने मेरे व्यूज देखे हैं, मुझसे ज्यादा किसने मनमोहन सिंह को क्रिटिसाइज किया, और बहुत जम के हम उनकी आलोचना करते थे, बार बार कहते थे, सुबह से शाम तक करते थे उनको आलोचना। लेकिन टू बी फेयर टू कांग्रेस पार्टी, टू बी फेयर टू मनमोहन सिंह, आई नेवर गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज वही लोग जो उन दिनों मेरी तारीफ करते थे कि देखो आप तो सरकार के खिलाफ इतनी आलोचना करते हो, आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, वही लोग जब मैं नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना करता हूँ या उनका क्रिटिसिज्म करता हूँ, और तो वही लोग मुझे कहते हैं आप तो बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, आप मोदी के खिलाफ जो है आप नफरत करते हैं। मैंने कहा अगर मैं मोदी से मैं क्यों नफरत करूंगा, मोदी ने तो मेरी कोई गाय तो नहीं खोल रखी है, मेरे घर में कोई चोरी डकैती तो नहीं डाली है, मेरे घर में पत्थर तो नहीं फेंका है। तो मेरे लिए तो मनमोहन सिंह भी वैसे ही है, मेरे लिए नरेंद्र मोदी भी उसी तरीके से, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी मेरे लिए उसी तरीके से थे। हमने तो नरसिम्हा राव का समय भी देखा है, एच डी देवगौड़ा का समय भी देखा है, के गुजराल का भी समय देखा है। तो तब आप लोगों को बात अच्छी लगती थी, तब लगता था कि हम लोग बड़े रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट हैं। आज जब हम मोदी की आलोचना करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि हम एजेंडा चलाते हैं, हम मोदी से नफरत करते हैं। इतनी नफरत क्यों करते हैं कि आप मोदी से नफरत करते करते आप देश से नफरत करने लगे। ये जो फर्क आया है जर्नलिज्म में, ये हमारे ख्याल से ये जो एक some of these wounds are self-inflicted. मैं कहती हूँ कि ठीक है आप किसी भी सरकार या नेता को दोष दे ना दे, बट योर रेवेन्यू, नॉट योर, न्यूज़ के रेवेन्यू मॉडल्स आर ब्रोकन, टीवी के तो खास करके आर ब्रोकन, अखबारों में यू आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट एडवर्टिजमेंट्स। हम लोग जैसे लोग अब डिजिटल पे आ गए हैं, वी आर ऑल्सो थिंक कि यार थंबनेल ऐसा बने कि कोई क्लिक करे, राइट? सो देर इज अ बेसिक एट द हार्ट ऑफ दिस फ्रीडम डिबेट इज द इशू ऑफ मनी, जिसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करते हैं। हम सोचते हैं पॉलिटिक्स ही थ्रॉटल करती है, मनी ऑल्सो थ्रॉटल्स पीपल। मतलब द नीड टू बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट is also a big compromise. I don't agree to that beyond a point, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जर्नलिज्म है उसकी उसके बेसिक फीचर्स हैं जो हर यूट्यूबर जर्नलिस्ट नहीं है इस देश के अंदर। लेकिन वो जो यूट्यूबर है उसको शायद 2 गुना या 4 गुना व्यूज मिल रहे हैं आपसे या मेरे से। बिल्कुल मिलते होंगे, 10 गुना भी मिलते होंगे, और उसको पैसे भी मिलते होंगे जी। बट इज ही डूइंग जर्नलिज्म? कौन डिफाइन जर्नलिज्म? ये कौन तय करेगा? नहीं, जर्नलिज्म का मतलब होता है कि देयर हैज टू बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, देयर हैज टू बी प्रॉपर फेटर्स, एडिटोरियल गेटकीपिंग। यस, जब भी यू हैव बीन सच अ ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, यू हैव रन अ टीवी चैनल, कि जब कोई रिपोर्टर स्टोरी फाइल करता है तो क्या वो सीधे एयर पे चली जाती? नहीं जाती ना,
वो उसके फैक्ट चेक्स होते हैं, बिल्कुल, उसकी एडिटोरियल ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं. दैट्स व्हाई द सीनियर एडिटर्स आर देयर. Yes. अदरवाइज एडिटर की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं. व्हाई यू नीड मैनेजिंग एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, सीनियर एडिटर्स? यू नीड देम बिकॉज रिपोर्टर्स स्टोरी कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द व्यूअर्स. right. There are basic channel, there is a process through which. So a news to be called a news has to go through a proper process in the systems. अगर आप वो अप्लाई नहीं होता है तो फिर आज की तारीख में तो हर आदमी जर्नलिस्ट हो गया है. हर आदमी के पास फोन है, हर आदमी के पास माइक है, वो कहीं भी खड़े होकर बोलने लगता तो है. ये हो रहा है ना, गलत हो रहा है, तो उसको रोका नहीं जा सकता. दैट्स द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी. वो हो रहा है. Agreed, nature of the technology. But is he crossing the line? How can any be allowed to spread fake news against a particular community? No, I agree with you. Lekin the truth also is that there are influencers today who are sitting in their drawing rooms and just holding forth on something or the other, right wing, left wing, whatever wing, and they have not come through a newsroom. They have not come through the process of reporting, writing, sub-editing, someone asking for a fact check, somebody saying इसमें ये एंगल नहीं है, वो एंगल नहीं है, लेकिन लोग उनको देख रहे हैं, लोग उनको पढ़ रहे हैं. As journalists, how do we adapt to this new reality? And it is because of this reason that we are creating an authoritarian society. Explain. बिकॉज हम जो इतने सारे चॉइसेस हमारे सामने आ गई हैं कि दरअसल हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. और जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो इन तमाम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हमारे और आपके दिमाग का ब्रेन वॉश कर रहे हैं. वो तो हमारे बारे में भी ये कहेंगे कि हम भी ब्रेन वॉश करते हैं. Agreed. I have no quarrel with them. So it's happening from both the sides. और दोनों पक्ष जो है वो किसी दूसरे की व्यू पॉइंट को रेस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है. That's a ugly part of the social media platform. Yes. It's a very ugly part of social. How can you believe it that the man like Donald Trump, despite losing, still got 7.5 crore followers? That means all the lies he had spread, people believe him and violently believe him. That's why they attacked on the Congress, the Capitol. Yeah. So that shows that social media platforms are creating authoritarian societies, authoritarian mindset, brainwashing people. And those who could smartly use it, they are doing it successfully. But let's take you back to a moment before social media. I am old enough to remember this moment. We are the same vintage. Kanshiram the BSP के founder, बड़े नेता. Do you remember he slapped you? Yes. You were there, I think. I was there. Can you remind our audience what had happened? मैं ये आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ. उस दिन हमारे पॉडकास्ट पे वीर सांघवी थे. He said कि मेमोरी ना थोड़ी लोगों की कम ड्यूरेशन तक जाती है. If you go back in history, you will find there were always politicians who tried to control media. There were always authoritarian entities. तो मुझे ये कांशीराम जी की कहानी याद आई. तो अब आप बताएं. उसमें क्या हुआ था, as you also know this, कि बीजेपी और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और किसी को बहुमत नहीं मिला था और करीब 5-6 महीने तक प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था. उस बीच में ये खबर आई थी कि बीएसपी और बीजेपी के बीच में कुछ साठगांठ हो रही है. और उन दिनों जो डिप्टी स्पीकर थे वो तो सूरज भान हरियाणा के थे, बीजेपी के नेता थे. ही वाज अ दलित, सो ही वाज यूज्ड एज बाय द बीजेपी टू हैव सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद बीजेपी. एंड तो वो मुझे कहीं से ये पता चला कि सूरज भान जा रहे हैं. सो मैं उनके घर पे जाके बैठ गया. अच्छा, वो पहले, चूंकि ये खबर पहले से आ चुकी थी, बीजेपी और आरएसएस के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो हम 2-3 दिन पहले से जाके सुबह से जाते थे 10 बजे और रात तक 7-8 बजे तक बैठे रहते थे. कभी कोई बाइट मिल जाती थी, कभी स्टोरी नहीं होती थी. तो उन दिनों इत्तेफाक की बात है, सूरज भान वहां मिल गए और वो बाहर निकले तो मैंने उनको कैमरे के ऊपर पकड़ लिया और कैमरे मैंने उनसे पूछा क्या हो, तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली हम मौसम के बारे में बातचीत नहीं कर रहे थे. तो एक तो डिप्टी स्पीकर नॉर्मली सपोज टू बी न्यूट्रल, वो कर रहे थे. दूसरा, कांशीराम को ये लग रहा था कि ये जो टीवी कैमरा वाले आके बैठ जाते हैं, तब टीवी कैमरा को लोग बहुत ही इंट्रूसिव मानते थे कि यार हर जगह घुस जाते हैं, बाइट लेके जाते हैं, कोई मर भी रहा है तो भी उसके मुंह में बाइट. इस तरीके की बड़ी थियरी चलती थी. तो थोड़ी देर बाद कांशीराम बाहर निकले वहां से और जब कांशीराम बैठे गाड़ी में, वो बैठने लगे तो मैंने अपना माइक लेके बोला कि सर क्या बातचीत हुई. तो उनका इसने मेरा जीना हराम कर दिया. देन दे स्लैप्ड मी. उनका थप्पड़ चलाना ही था. उसके बाद तो सारे लोग मेरे ऊपर कूद पड़े, मेरे कपड़े फट गए, बाकी लोग एक बड़ा हंगामा. सारे लोग भी बीएसपी के सारे लोग? बीएसपी के, हाँ. जो ऑफिस के उस वक्त जो सारे लोग थे उन लोगों ने मेरे कूद पड़े. बात बहुत बड़ी खबर बन गई.
अगले दिन की सारी खबरों में हेडलाइन थी, एच डी देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, हम लोग इंद्रजीत गुप्ता से मिलने गए, एच डी देवेगौड़ा से मिलने गए। फिर वो नॉर्थ ब्लॉक तक पत्रकारों का एक जत्था भी गया, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कुछ पत्रकार पिटे भी उसमें। बाद में कुछ दिनों के बाद इसको भी लोगों ने बहुत मैनिपुलेट किया इस खबर को। सिर्फ इतनी सी बात थी कि हमें बीजेपी बीएसपी के बीच में गठबंधन की खबर मिली थी। मैं पत्रकार होने के नाते में बीएसपी मेरी बीट थी। मैंने उनकी बाइट ली, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ चला दिया। बट ये कांशीराम का असली चेहरा नहीं था, वो गुस्से में उनका निकला हुआ एक रिएक्शन था, उसमें कोई डिजाइन नहीं थी, उसमें कोई षड्यंत्र नहीं था। बाद में कांशीराम Did he ever apologize to you? That's what I'm explaining. तो एसपी सिंह हमारे एडिटर थे जो आवाज इस दुनिया में नहीं है। तो 1-1.5 महीने के बाद काशी बीएसपी की तरफ से जो उनके मीडिया इंचार्ज थे, वो भी आजकल अब दुनिया में नहीं है, वो आए और उन्होंने एसपी से कहा कि जालंधर में लुधियाना में हमारी एक रैली है, आप अपनी कोई टीम भेज दीजिए। तो एसपी ने उनकी तरफ देखा, बोला जाएगा तो एक ही लड़का। बोला कौन? बोला आशुतोष ही जाएगा। आप कांशीराम से बात कर लो कि वो उनको स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये बात मुझे बाद में बताई। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बोला ऐसा ऐसा है कि वो जा रहे हैं, तो तुम जाओगे? मैंने कहा आप कहेंगे तो हम चले जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर कांशीराम ने भी कहा हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम लुधियाना गए। लुधियाना जब मैं पहुंचा तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो आए, हेल्ड मी लाइक एन एल्डर एंड ही सेड नथिंग पर्सनल। आई थिंक अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये कांशीराम की महानता थी कि उनसे गलती हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी पर्सनल उसको नहीं बनाया। और मैं हमेशा बीएसपी कवर करता रहा, कभी मुझे बीएसपी के किसी आदमी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की उसके बाद, नेवर एवर। जब वो डेथ बेड पे थे तब भी मैं उनसे मिलने गया था, उनसे बातचीत मैंने की थी। तब एक इंटरव्यू, कई बार उसके बाद उनका इंटरव्यू किया, मायावती का मैंने इंटरव्यू किया, बीएसपी लगातार मेरी बीट थी। Do you think that phase is over? मतलब मुझे आपकी कहानी नहीं, जब हम एयरपोर्ट जा रहे थे तो एक प्राइवेट प्लेन था जहां पे हम लोगों को लेके गए थे, वो बीएसपी की तरफ से लेके गए थे। वो एयरपोर्ट तक आए, एयरपोर्ट में बैठे और जब उड़ने लगा तब वो उतरे। दैट वाज हिज जेस्चर टू से सॉरी और व्हाटएवर, अदरवाइज उनको कोई जरूरत नहीं थी आने की। डू यू थिंक दैट फेज इज ओवर कि आज आप एक नेता से लड़ लें और वो बाद में यू मेक अप, यू हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर? ये होता था, ये मैंने बहुत देखा है। किसी को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने चलो थोड़ी देर बुरा मनाया, फिर उन्होंने कहा चलो अब बात करते हैं, चलो छोड़ो। This, I remember this being a big part of my journalistic experience. Do you think that phase is over in politics? And I don't just mean the BJP. मुझे लगता है कि आज आपने मनमोहन सिंह की बात की, अगर आप गांधी को क्रिटिसाइज करिए तो शायद वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया। और आज एक जनरल पॉलिटिशियंस को भी समझ आ गई है, जर्नलिस्ट आर रेडी टू, मेनी जर्नलिस्ट आर रेडी टू बी कोऑप्टेड। मैं थोड़ा सा फर्क करूंगा। मुझे जो बीजेपी का आज का जो चेहरा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की बीजेपी थी, हम लोग तो उस वक्त भी एक्टिव थे, आपकी तो बीटी थी बीजेपी जी। ऐसा नहीं था कि अगर आप आलोचना कर दें तो आपके लिए दरवाजे बंद हो जाते, बिल्कुल नहीं, या नेता आपका फोन नहीं उठाता। आज बंद हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी आपको देख के मुस्कुरा देते थे कि अच्छा कल तुमने मेरे खिलाफ ये बोला था, बस कंधे पे हाथ रख के वो प्यार से बात भी करते थे, मिठाइयाँ भी खिलाते थे। आज वो स्थिति नहीं है। पिछले 9 सालों का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अब बीजेपी के लोग मेरा फोन नहीं उठाते, उनकी तरफ से फोन कॉल नहीं आते। हम उनको अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं तो बहुत रिलक्टेंटली कुछ लोग आते हैं, अभी आते, ऐसा नहीं, वो बाइकआउट नहीं करते, लेकिन सब डरे हुए हैं, पूरी एक्सेस टोटली ब्लॉक। बट हाउ आर द अदर पार्टीज व्हेन यू क्रिटिसाइज देम? मुझे कांग्रेस से ये शिकायत पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। समाजवादी पार्टी, हाँ वो कमेंट कर देंगे, आप तो हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं, आप तो बायस्ड हैं, आपने तो सुपारी ले रखी बीजेपी की। इस तरह के कमेंट्स हमने जिंदगी में बहुत सारे सुने जी, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपका एक्सेस बंद हो जाए। लालू यादव ने तो ऑन एयर लाइव में मुझे धमकी दी थी जब उन्होंने कहा था कि ठोक देंगे तुम्हें। बट मेरा और लालू यादव के बीच में कोई रिश्ता थोड़ी खराब हो गया, बात आई गई हो गई पत्रकारिता में इस तरीके। आप यू नो बेटर देन मी, मतलब वी हैव बीन इन जर्नलिज्म फॉर लॉन्ग इनफ। आज वो स्थिति नहीं। आज अगर आपने सरकार की आलोचना की तो आपकी टोटल एक्सेस बंद। प्रधानमंत्री कार्यालय तो छोड़ दीजिए, जो छोटे मोटे बीजेपी के नेता वो भी आपसे बात नहीं करेंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे।
कई बीजेपी के नेताओं ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बोला है कि मैं तो टीवी डिबेट्स में जाता हूं और मैं ये फर्क नहीं करता कि राइट विंग का टीवी चैनल है या लेफ्ट विंग का टीवी चैनल है। तो वो कहते हैं कि देखिए मुझे ये शिकायत की जाती है कि आप आशुतोष को लेकर सॉफ्ट होते हैं, आप उनके दोस्त, आप दोस्ती निभा रहे हैं। तो मैं अगर कल से अगर आपको गाली दूं तो आप बुरा मत मानिएगा। तो मैंने कहा आप मुझे गाली देंगे, मैं भी आपको गाली दूंगा, मैं तो छोड़ने वाला हूं नहीं। ये स्थिति आ गई है। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि once a politician sees that ये चल सकता है, that journalists or there are some journalists or many journalists who will accept this. आप state levels पे देखिए कितना not all of them are run by BJP governments. वहाँ पे भी एक तरह से एक autocratic diktat होता है. Advertisements are withdrawn from critical newspapers. So I'm saying ये access और revenue का जो issue है, ये बीजेपी के साथ हो रहा है, बाकी पार्टीज के साथ भी हो रहा है, is what I'm arguing. You don't agree? उसमें डिग्री का फर्क है। विज्ञापन विड्रॉ करना नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी गवर्नमेंट नहीं, अगर आप उसकी आलोचना करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपको एड्स देंगे। हाँ, they'll get back to you. Right. वो विज्ञापन कर लेंगे। आज की तारीख में जो मैं फर्क बता रहा हूं कि टोटल एक्सेस ब्लॉक कि लाइक अ बिग, हाँ, कि एक पर्दा गिर गया बस। आप अगर प्रधानमंत्री की आलोचना करके फिर आप मर जाएंगे, आपको इंटरव्यू नहीं मिलने वाला। आप और उनका ही नहीं, उनके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10 कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। और अगर किसी ने बात किया तो उसका करियर भी खत्म हो सकता है। What does this mean? ये फर्क है। In the end, I want to ask you, how should journalism be reimagined given these challenges? Access issues, financial issues, technology issues. Your competitor can today be a 18-year-old. आप अंत में आज जर्नलिज्म के बारे में जब सोचते हैं तो आप क्या उम्मीद रखकर आगे बढ़ते हैं? मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने जो क्रांति की है, जिसकी वजह से हम और आप मेन लाइन टीवी चैनल से हटने के बावजूद भी सरवाइव कर रहे हैं। अदरवाइज इम्पॉसिबल था। टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट लेवलर एंड इन द लॉन्ग रन ये सारे टीवी चैनल्स बंद हो जाएंगे, अखबार भी बंद हो जाएंगे, सब कुछ डिजिटल होगा, एवरीथिंग विल बी डिजिटल। अब मुझे सुबह इंडियन एक्सप्रेस अपने घर पर मंगाने की जरूरत नहीं, मैं सुबह उठता हूँ, उनका अखबार आता है, मैं उसे पढ़ लेता हूँ। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने तो पिछले कई सालों से अखबार पढ़ना ही बंद कर दिया, वो डिजिटल पे सब। और जो नई जनरेशन के लोग हैं वो सब डिजिटल पे ही जा रहे हैं। उनको ये जरूरी नहीं कि आज तक ने क्या कहा, उनको सारी चीजें उनके फोन पे मिलती है। तो फ्यूचर द नेचर ऑफ मीडियम इज चेंजिंग, दैट्स पॉइंट नंबर 1. Technology has made journalism quite easy. Point number 2. जो गवर्नमेंट की डिपेंडेंस थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने वाली है। जो जर्नलिज्म पर से है वो बहुत ओपिनियनेटेड होगी। जर्नलिज्म में अब वो जो ऑब्जेक्टिविटी के लिए जगह नहीं है, देयर इज नो प्लेस फॉर ऑब्जेक्टिविटी एंड इट्स लाइक गार्डियन इन यूके या टेलीग्राफ इन यूके। तो मतलब आपको राइट विंग लेफ्ट विंग बनना पड़ेगा, और जो ना बनना चाहे वो अगर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म कर रहा है या लिबरल जर्नलिज्म कर रहा है या राइट विंग जर्नलिज्म, बट टीवी में तो है। फॉक्स न्यूज की लाइन बिल्कुल अलग है, CNN की लाइन बिल्कुल अलग है, और वो जिस तरीके से खबरों को ट्रीट करते हैं। तो डिजिटल में भी मोर और लेस आई सी दिस डिवाइड, फॉक्स न्यूज एंड द CNN का। और इंडिया में तो टीवी चैनल से बिल्कुल डिवाइड कब तो वो डिवाइड भी खत्म हो गया। 90 to 90% सारे जो टीवी चैनल्स हैं वो तो राइट विंगर्स ही हो गए हैं। अगर नहीं भी हो तो उनको कर दिया। आर दे राइट विंगर्स और प्रो एस्टैब्लिशमेंट? कल सरकार बदले तो वो क्या करेंगे? नहीं, राइट विंगर्स भी है, 80-70% राइट विंगर्स है उसमें। बाकी के जो 20% है वो डर के मारे कर रहे हैं, खौफ के मारे कर रहे हैं, उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। अखबारों में अभी भी ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म चल रहा है। अखबारों में उस तरीके से ब्रेजनली ब्लेटेंटली राइट विंग नहीं है कि अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपको खबर मिल जाती है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, हिंदू पढ़ें, यहाँ तक कि हिंदू भी विच इज सपोज टू हैव अ लेफ्ट लीनिंग, बट वो चीज़ नहीं है जो टीवी चैनल्स में, बिकॉज दे हैव बिकम अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट एंड वो गवर्नमेंट का नैरेटिव फैलाते हैं। और मुझे राइट विंग टीवी चैनल से भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लेफ्ट विंग टीवी चैनल से भी प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम 2 लेवल पे। एक, जब आप जर्नलिज्म के सारे ग्रामर को तोड़कर किसी कम्युनिटी विशेष को अगर आप उसको डिमोनाइज करते हैं एंड विदाउट एनी फैक्ट,
Right. ये जो लव जिहाद का मामला है, हाउ मेनी टीवी एंकर्स आर विलिंग टू बिलीव इट कि टिल नाउ ऑल द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन डन, हैज नॉट बीन फाउंड अ सिंगल Or to say that if you're against conversion, strengthen the Special Marriage Act. बड़ी आसान solution आपके सामने है. जिस तरीके से पैंडेमिक में आपने कहा कि ये तो मुसलमानों ने जिस तरीके से उसको फैला दिया, जी. that is not journalism. That is hate mongering. वो तो hate mongering है. और ये टीवी चैनल्स जो लोग कर रहे हैं, they are not journalists. दूसरा क्या है कि फैक्ट को जब आप मैनिपुलेट करते हैं कि फैक्ट कुछ कह रहा है, आप राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में लंदन में बोल दिया कि देश तोड़ने की बात करते हैं, और ये देश तोड़ने की बात जो बीजेपी का अपना आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट को आप कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं, उस पे आप उसको और इको कर रहे हैं, वहां पे मुझे प्रॉब्लम. बट व्हाई इज ओपिनियन, व्हाई आर यू ओके विद ओपिनियन? हमें जो सिखाया था जर्नलिज्म, और वेस्ट में अभी भी ओपिनियन और न्यूज में बहुत क्लियर डिवाइड है, हम इंडिया के अखबारों में भी अभी तक क्लियर डिवाइड है. वो ओपिनियन को आप क्यों वैलिडेट कर रहे हैं कि भाई बड़ा मुश्किल है, ओपिनियन साइड तो लेना पड़ेगा? बिकॉज इट्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल मतलब जो विजुअल प्लेटफॉर्म्स, राइट, वहां पे आपको अपनी क्लाइंटेल बनानी पड़ती है. मैं मुझे ये, बट आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड थिंग. इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप ओपिनियनेटेड ज्यादा से ज्यादा हो जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग वी रिपोर्ट यू डिसाइड. व्हाट वाज द जर्नलिज्म वी वर मोल्डेड बाय? वी रिपोर्ट यू डिसाइड. that time is over. But is that a good thing? Maybe, but we may not like it because we are old-fashioned and Yes. we spent 3 decades in Yes. journalism. But for the new kids, I think it's okay. So then what is society has journalism? moved in that तो फिर way. जर्नलिज्म क्या बचा फिर? But it's good that the people are having opinions. A society without an opinion, if I have to make a choice between society without an opinion and society with an opinion, I'll go with the society with an opinion. At least because opinion बनाने के लिए आपको चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, भले फेक हो या कुछ भी हो. अभी का जो टाइम है, मुझे लगता है कि this is a transition period. Probably something else will emerge. Yeah. But in this period, because now people are getting disillusioned with the fake news. Now people are getting disillusioned with all kinds of rubbish which is happening. Yes. So probably we are going to see a churn. Probably we are the first generation who is feeling the storm of the social media impact. Right. So हम अभी समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है. Right. But this will subside and a better journalism will emerge. It's not that New York, यही रहेगा. there is a space for New York Times, there is a space for Washington Post. They do hardcore journalism. Yes. But there is a CNN also, there is a Fox News also. I agree. और अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखें तो वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स भी है और वहाँ पे द पोस्ट भी है. वो टैबलॉइड्स हैं. तो टीवी जर्नलिज्म टैबलॉइड हो जाए मुझे प्रॉब्लम नहीं है. टीवी जर्नलिज्म जब हेट मॉन्गरिंग करता है, जब फैक्ट को मैनिपुलेट करता है, सरकार का स्पोक्स पर्सन बन जाता है, अपोजिशन पार्टीज को दिन भर सुबह से शाम तक गाली देता है और प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचा के अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, तब आई हैव अ प्रॉब्लम एंड आई आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई आर यू डूइंग इट? आर यू अ जर्नलिस्ट? आर यू आर जस्ट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द बीजेपी? All right, we leave it there, Ashutosh. Here's to more meaningful journalism, and here's to you at least not regretting being a journalist. वो तो नहीं कभी हुआ. Do you regret being a journalist? I'm very happy that I said that when I was leaving Aam Aadmi Party, I dreaded that my rest of my life will be probably the darkest. Yes, but ऐसा हुआ नहीं. But I'm thankful कि मेरी इंडस्ट्री के लोगों ने या मेरे साथ के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया. तो प्रॉब्ली कुछ तो अच्छा मैंने जिंदगी में किया होगा कि लोगों ने आज एक्सेप्ट कर लिया. और सत्येंद्र को लोग देखते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं. और हालांकि हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है. बट दैट्स व्हाट वी डू आल्सो, step by step, इन द सेम बोट, step by step. Thank you, Ashu. Thank you.